हाँ जी बच्चों, सबको सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। चलो अब अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और अपने मॉड्यूल में ये इवोल्यूशन चैप्टर के बाद में दे रखा है। मिल गया सबको? एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अभी 2-3 साल में इससे एक क्वेश्चन तो नीट में आता ही है, मतलब आ ही जाता है। तो जितना इस मॉड्यूल में दे रखा है वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पेपर जो है एनसीईआरटी से ही आ रहा है ज्यादातर। तो इस मॉड्यूल में जितना मैटर दिया हुआ है ना, वो कुछ एक्सेस है, मतलब ज्यादा है। तो इसलिए अपन इसको क्या है, यहाँ स्लाइड शो के उसमें पढ़ेंगे। तो जो जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है वो आप उसके अंदर अंडरलाइन कर लेना और उतना सही पढ़ लेना, बस उसके अंदर ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से एक भी क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और इसको अपन बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहा जाता है इसको? एनिमल हस्बेंड्री भी कहा जाता है। अब साहब, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन क्यों जरूरी है? अगर आपसे पूछें कि भाई व्हाई इट इज नेसेसरी टू डोमेस्टिकेट द एनिमल्स, बताओ। जानवर पालना क्यों जरूरी है? बिना जानवर पाले भी काम चल सकता है? नहीं। बोलो सर, बाकियों ने पाल तो रखे हैं गाय भैंस, हमें तो दूध से काम है, सीधा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे घर पे डोर टू डोर सप्लाई हो रहा है, तो हमें जरूरत ही क्या है। लेकिन किसी न किसी को तो डोमेस्टिकेट करना पड़ेगा ना, तभी तो अपने को। अच्छा, एनिमल से आपको क्या क्या चीज मिलती है बताओ। अगर अपन एक ह्यूमन बीइंग को और एक एनिमल को कंपेयर करें, एक इंसान को और एक जानवर को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर उसके अंदर कंपेयर करें, जैसे अपन बोल रहे हैं कि काऊ, काऊ की बात कर लेते हैं। काऊ को आप ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर लो। अच्छा, काऊ जिंदा है तो उससे क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा ना। एक तो मिल्क मिलेगा, और दूसरी बात उससे मीट भी तो मिलता है। और आपको याद है काऊ मीट को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। तो देखो, एक तो उससे मिल रहा है मिल्क, एक उससे मिल रहा है बीफ। इसके अलावा काऊ डंग, काऊ डंग का यूज होता ही नहीं होता। और अगर आपने देखा होगा कि आजकल जो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है, ई कॉमर्स वाले हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये काऊ डंग के बने हुए डंग केक्स बेचते हैं, याद है? ऑनलाइन बिक रहे हैं वो आजकल, उनकी होम डिलीवरी भी होती है। तो इसका मतलब वो चीज भी इसकी बेकार नहीं जा रही, वो भी काम आ रही है। अच्छा बताइए, काऊ यूरिन यूज आ रहा है या नहीं आ रहा? वो भी आ रहा है ना, मतलब उसको भी बेच सकते हैं। काऊ यूरिन का तो बहुत यूज है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज हो रहा है। इसके अलावा घर में अगर आप कभी पूजा पाठ कराते हो, तो उसके अंदर पंडित जी लिस्ट के अंदर गोमूत्र और गंगा जल जरूर लिखता है। तो ये जो डोमेस्टिकेशन करने वाले लोग हैं ना, वो काऊ यूरिन भी वेस्ट नहीं जाने दे रहे, उसको पैक कर करके दुकानों पे पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक गाय है, जैसे अपन ने नाम सुना होगा हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन फ्रिशियन काऊ, जो हॉलैंड की है, और मिल्क प्रोडक्शन में बहुत आगे है ये। वर्ल्ड की नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ है। वर्ल्ड की नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ है ये, और एक टाइम में लगभग 15 लीटर तक दूध इससे मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 15 लीटर तक। और अगर आप बिना पानी मिलाए बेचो तो 50 रुपए लीटर के ऊपर ही जाता है ना। तो 50 × 15 कितना हो गया बताओ। और अगर सुबह शाम का लें तो 30 × 15 कितना हो गया बताओ। 15 सुबह का, 15 शाम का, तो हो गया 30। और 30 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो। 1500 रुपये कितने दिन का? एक दिन का, तो एक महीने का। और सिर्फ एक गाय है, और अगर आपने ऐसी 4 ले ली तो कितने दिन का? ये तो दूध में पानी नहीं डाला है अपन ने भी।
नहीं, ये तो प्योर मिल्क सप्लाई किया, पानी तो डाला ही नहीं। अगर पानी अगर अपन डालेंगे तो बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? और फिर जो काउ डंग के जो डंग केक सेल हुए हैं उनका भी ऐड करो, फिर काउ यूरिन का भी ऐड करो। अच्छा, अगर गाय मर गई तो उससे लेदर मिलेगा या नहीं? वो भी तो कॉस्टिंग में, वो भी प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। अच्छा, अब बची उसकी बोन्स और उसके जो हूफ्स होते हैं, जो सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, हूफ होते हैं, क्या ये वेस्ट हो जाते हैं? नहीं। अरे बोन्स को बॉईल करने से इनसे जिलेटिन मिलता है। क्या मिलता है? जिलेटिन मिलता है। तो मतलब देखो, उस एनिमल का कोई भी पार्ट बेकार नहीं जा रहा है। जा रहा है क्या? ह्यूमन बीइंग के क्या ये पार्ट काम आ रहे हैं? क्या ह्यूमन बीइंग की हड्डियां काम आ रही है? नहीं। मतलब इंसान की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी जानवर की है। इसीलिए अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब आप में से कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे इनकम तो बढ़िया है इसके अंदर। नहीं। और आजकल आपने देखा होगा इंडिया में भी बड़े बड़े डेयरी फार्म खुले हुए हैं। अमूल डेयरी का नाम तो सबसे ने सुना ही होगा ना। टीवी पर ऐड भी आता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। पूरे इंडिया में मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं। और अमूल डेयरी है कहाँ पर? गुजरात में। किस जगह? आनंद नाम की जगह पर है। और वहां पर पता है आसपास के इलाकों से, मतलब पूरे इंडिया से वहां मिल्क सप्लाई होती है। ट्रेन से दूध जाता है वहां पर। और वहां के जो रेडीमेड मिल्क प्रोडक्ट हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और अमूल डेयरी के एस्टेब्लिशमेंट में आपको याद होगा, जिनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, देखो फोटो दे रखा है मॉड्यूल में। कौन है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? वर्गीस कुरियन। वहां लिखा हुआ है, देखिए, को फाउंडर ऑफ अमूल डेयरी। अरे लिखा हुआ है नहीं? तो ये अमूल डेयरी के को फाउंडर ही हैं। तो इंडिया में जो डेयरी प्रोजेक्ट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करना है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ, उनमें इनका रोल है। तो गुजरात के किसानों को इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट के साथ जोड़ा है। बोला आप डेयरी में भी हिस्सा लो, खेती तो चलती रहती है, खेती तो चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू हो जाएगा तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। और आज इसीलिए गुजरात के किसान खेती के साथ साथ ये डोमेस्टिकेशन करके बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है बताइए? वर्गीस कुरियन। और ये कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो एक तो इसको मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन और को फाउंडर ऑफ अमूल डेयरी। ठीक है। अब यहाँ पर इधर चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। ऐसे नीचे जो फोटो दिया हुआ है वो किसका दे रखा है? बंदा वासुदेव राव। और ये है फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया। तो वहां पर भी मार्क कर लो, फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग कौन हो गए? बंदा वासुदेव राव। पहले आपने टीवी पर ऐड सुना होगा ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, आता था टीवी पर ऐड। वो यही चलवाते थे। इन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें शुरू करवाई थी। तो फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग कौन हो गया? बंदा वासुदेव राव। लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ऊपर वर्गीस कुरियन, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पेज पर देखो, ऊपर ऊपर दे रखा है एनिमल हस्बेंड्री। क्या दे रखा है? एनिमल हस्बेंड्री क्या है? जैसा बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या लिखा हुआ है? इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। तो इट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। अच्छा बताइए, इसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्यों कहा है? इसको बोल रहे हैं ना अपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्यों कहा है? अरे टाटा बिरला अंबानी कोई जानवर थोड़ी ना पालेंगे, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो जानवर कौन पालता है? किसान जो खेती करता है। तो खेती की जमीन के साथ साथ उसके अंदर चारा भी उग जाता है, और दो गाय और दो भैंस आप वहां रख सकते हो, इजीली डोमेस्टिकेट हो जाती है। इसीलिए क्या है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर शामिल है। तो इट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, मतलब इसके अंदर अपन एनिमल ब्रीडिंग भी पढ़ेंगे। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके उनको बड़ा करना, इसको बोलते हैं रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। अब साहब यहाँ वर्ड एंड होता है लाइव स्टॉक। यहाँ पर कौन सा वर्ड एंड हो रहा है? लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक है क्या? ये यहाँ पर दे रखा है। और लाइव स्टॉक में क्या दे रखा है? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स स्पेशली फार्म एनिमल, ऐसे एनिमल जिनको फार्म पर डोमेस्टिकेट किया जाता है। क्यों? प्रॉफिट के लिए। किसके लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए।
तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पेशली द फार्म एनिमल्स केप्ट फॉर प्रॉफिट आर कॉल्ड एज लाइवस्टॉक। अब साहब फार्म पर क्या क्या पालेंगे आप यहाँ पर देखिए, काऊ भी पाल सकते हैं, बफेलो भी है, पिग भी है, हॉर्स है, शीप है, कैमल है, गॉट है, ये सब, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक क्या हो गया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पेशली फार्म एनिमल्स विच आर केप्ट फॉर प्रॉफिट, इसको अपन ने क्या बोला, लाइव स्टॉक। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा है कि मोर देन 70% ऑफ लाइव स्टॉक इज इन इंडिया एंड चाइना। तो जो हमारा वर्ल्ड का 70% लाइव स्टॉक जो है वो किसके अंदर है, इंडिया और चाइना में है। लेकिन अच्छा बताइए, इसके अंदर अपन ये देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना में जितने भी दुनिया में जानवर हैं उसके 70% हम दोनों देश के पास ही है। लेकिन क्या इंडिया के अंदर डोमेस्टिकेशन साइंटिफिक वे में किया जाता है? आपने इस बिल्डिंग के आसपास देखा होगा कई सारे गाय भैंस वाले पड़े हैं। आपने एडमिशन जहां लिया होगा, कौन सी बिल्डिंग में होता है एडमिशन प्रोसेस, समर्थ बिल्डिंग में, उसके बगल में नाला है, वहां देखा होगा गाय भैंस पल रही है। गाय पालने वाला भी वहीं रहता है तो उसके जानवर भी वहीं रहते हैं। अच्छा बताओ, क्या उनको प्रॉपर फीडिंग होती होगी? क्या क्या उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता होगा? क्या क्या सुबह शाम के खाने की व्यवस्था होगी? क्या नहीं होती ना। तो हालांकि एनिमल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी कितनी है बताओ। प्रोडक्टिविटी में टोटल फार्म प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल फार्म प्रोडक्शन में, मतलब एनिमल और उसके प्रोडक्ट की अपन बात कर रहे हैं, मिल्क की बात नहीं कर रहे अपन, जैसे काउ डंग हो गया, यूरिन हो गया, या दूसरे जो प्रोडक्ट एनिमल से मिलते हैं उनकी कह रहे हैं, मिल्क की नहीं कह रहे अपन। तो फार्म प्रोडक्ट्स में हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना है, अरे सिर्फ 25%। मतलब जानवर तो पूरी दुनिया के लेके बैठे हुए हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी में बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है और उन सब, उस बात से आप सब खुश भी होंगे, इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया जो क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। मतलब दुनिया में हमारे यहाँ के बराबर मिल्क प्रोडक्शन और कहीं नहीं होता है। लेकिन क्या करें, पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि नंबर 1 प्रोड्यूसर होने के बाद भी हमारे यहाँ पर मिल्क पूरे लोगों को नहीं मिल पाता है। तो अगर आपसे पूछे कि फार्म प्रोडक्शन में रोल कितना है तो बताइए क्या बोलोगे, 25%। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया का नंबर 1 आता है। तो इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, ये ठीक हो गया। अब देखिए, हाँ किनका, यहां पर क्या लिख रहा है, द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस ओनली 25%। अपन यहाँ इंडिया की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब पर यूनिट प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। अच्छा बताओ, प्रोडक्टिविटी कम होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? भाई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को अपन साइंटिफिक तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर इसको साइंटिफिक तरीके से डोमेस्टिकेट करें तो मैं आपको पहले ही फायदे गिना चुका हूं, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन ना तो फीडिंग का ध्यान रखा जा रहा है, ना ब्रीडिंग का ध्यान रखा जा रहा है, ना डिजीज का टाइम पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसलिए एनिमल बहुत सारे, खाना बहुत सारा खा रहे, लेकिन प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं। अब आगे अपन चलते हैं, आगे आएगा ब्रीड। अच्छा बताओ, ब्रीड क्या होता है? जैसे आप डॉग तो बहुत सारे देखते हो ना सड़क पे चलते समय, तो वो अलग अलग ब्रीड है या अलग अलग स्पीशीज है? और ब्रीड क्या है? अब देखो इसके अंदर ब्रीड की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट, मतलब क्लोजली रिलेटेड है ये। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन समझें तो एनिमल विद इन स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज नहीं बोल रहे अपन यहाँ, विद इन स्पीशीज होता है ब्रीड। तो ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर फोटो देखो, ये भी क्या है, काऊ ही है। ये काऊ की दूसरी ब्रीड, ये काऊ की थर्ड ब्रीड और ये फोर्थ ब्रीड, सारी है तो काऊ ही ना। तो बताओ स्पीशीज अलग अलग है या ब्रीड अलग अलग है? ब्रीड अलग अलग है, ठीक है। अब यहां देखिए, क्या इसके सिर पर सींग नजर आ रहे हैं? इसके सिर पर सींग है क्या?
नहीं, इसके सिर पर है क्या? नहीं, लेकिन इन दोनों का है क्या? है। तो यहां पर देखो, यहां पर अपन मोस्ट करेक्टर सिमिलर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मोस्ट करेक्टर सिमिलर होंगे। जैसे जनरल अपीरियंस, अरे सड़क पे चाहे ये दिख जाए, चाहे ये दिख जाए, चाहे ये दिख जाए, आप बोलोगे क्या है? कि गाय खड़ी है। इसका मतलब जनरल कैरेक्टर्स और अपीरियंस क्या है? सेम है, फीचर सेम है, साइज भी लगभग सेम होती है। तो ऐसे सारे एनिमल्स जो डिसेंट्री रिलेटेड होते हैं, विद इन स्पीशीज होते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं? ब्रीड। और साहब ये जो जर्सी है और ये हॉलिस्टीन है, ये एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक मतलब फॉरेन ब्रीड है। तो ये अपने यहाँ की नहीं, ये बाहर से यहाँ लाई जाती है। अच्छा, अगर आप प्योर हॉलिस्टीन फ्रिशियन लाएंगे तो यहाँ पर उसकी केयर बहुत करनी पड़ेगी। अच्छा, हॉलैंड से गाय ला करके यहाँ आप ला रहे हो, तो बताओ उसके लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी देनी पड़ेगी या नहीं? आप बोलोगे सर मैं तो जम्मू कश्मीर से एप्पल का पौधा लाके और कोटा में मेरे हॉस्टल की छत पे उगा लूंगा, तो बताओ पॉसिबल है या नहीं? बोलो सर दिन में 3 बार पानी देंगे ना, क्या दिक्कत है, बहुत सारा मिनरल वगैरह डाल देंगे, उग जाएगा? नहीं उगेगा। पोलर बियर को आप डेजर्ट में ले जाके छोड़ दो कैमल के साथ, जिंदा रहेगा? मर जाएगा। ऐसे ही अगर आप सीधे हॉलैंड से हॉलिस्टीन उठा के बोला आज से मेरे खेत पर ही रहना, तो बेचारी जिंदा नहीं रह पाएगी ना। तो ऐसे में अपन यहाँ इनको लेकर के तो आते हैं, लेकिन हाइब्रिड करवा के लेके आते हैं ताकि वो यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए क्या हो जाए? अडेप्टेड हो जाए। तो ये दोनों फॉरेन ब्रीड है, ये जर्सी है और ये क्या है? हॉलिस्टीन है। अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो वहां पर मॉड्यूल में, हॉलिस्टीन फ्रिशियन बेस्ट मिल्च ब्रीड। ये वर्ल्ड की सबसे बढ़िया दूध देने वाली गाय है। हॉलिस्टीन फ्रिशियन बेस्ट मिल्च ब्रीड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली गाय हॉलिस्टीन फ्रिशियन है। और हॉलैंड एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहां की इकोनॉमी में इनका बहुत रोल होता है एनिमल्स का। तो वहां की गाय जो है वर्ल्ड की बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गाय है। तो अगर आपसे बोले बेस्ट मिल्क ब्रीड, क्या बोलोगे? बेस्ट मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड हॉलिस्टीन। और अगर बेस्ट मिल्क ब्रीड इन इंडिया तो साहिवाल। तो साहिवाल को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। बेस्ट मिल्क ब्रीड इन इंडिया बोले तो साहिवाल, और अगर बेस्ट मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड बोले तो हॉलिस्टीन फ्रिशियन। अब शक्ल से अगर आप सड़क पे जाओगे और ये गाय दिख जाएगी तो पहचान में आ ही जाएगी, ये जर्सी है। ये भी मिल जाती है अपने यहाँ पर, ये भी है, ये भी है। ये कहीं कहीं पर दिखती है क्योंकि महंगी आती है, हर कोई डोमेस्टिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास ब्रीड ऑफ काउ। किसकी ब्रीड पढ़ी अपन ने? ये अपन ने पढ़ी किसकी? काउ की ब्रीड है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अगर आप गाय वगैरह लेकर के आते हैं तो डेयरी फार्म मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? अच्छा बताइए, एनिमल कौन सा सेलेक्ट करें जो हाई मिल्क यील्ड वाला हो या ज्यादा खाए और कम दूध दे? हाई मिल्क प्रोडक्शन वाला हो ना, तो इसका मतलब क्या है? हाई यील्डिंग पोटेंशियल उसका होना चाहिए, तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। वरना खाना ज्यादा खा जाएगी और दूध कम देगी तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अपन ने देखा अगर इंडियन वैरायटी पालना चाहते हैं तो कौन सी पालेंगे? साहिवाल। और अगर फॉरेन वैरायटी पालना चाहते हैं तो हॉलिस्टीन। और अगर हॉलिस्टीन आपके बजट से बाहर है तो जर्सी पाल लो। देखो इसका फोटो एनसीईआरटी में भी है, और आपको याद है जो एनसीईआरटी में है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो गाय की शक्ल भी पहचाननी है यहाँ। क्या करना है? गाय की शक्ल भी पहचाननी है। भाई ये गाय कौन सी? बोला ये तो जर्सी है, स्लाइड में दिखाई दे गई थी। अच्छा बताइए, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी होनी चाहिए, आप बार बार बीमार पड़े हुए होनी चाहिए? तो मतलब इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी होनी चाहिए। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन मेनली किस पर डिपेंड करेगा? मान लो आपने दो यहाँ की लोकल काऊ ले ली, बिल्कुल बेकार क्वालिटी वाली, बेकार ब्रीड ले ली, सुबह शाम काजू बादाम खिला रहे उसको, बताओ दूध ज्यादा मिल जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन क्या लिख रही है, ये वाली सेकंड लाइन, मिल्क yield is primarily dependent upon quality of breed in the farm.
तो मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करेगा? अरे आपने एनिमल कौन सा डोमेस्टिकेट कर रखा है। अगर हॉलिस्टीन काऊ आपने डोमेस्टिकेट कर रखी है और उसको बढ़िया बढ़िया खाना भी खिला रहे हो, प्रॉपर बैलेंस डाइट भी दे रहे हो, तो बताओ प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए अपन कह रहे हैं कि भाई मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, तो क्या बोलेंगे? क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। अच्छा बताओ, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी होनी चाहिए या नहीं? हाई यील्डिंग वैरायटी होनी चाहिए या नहीं? अब साहब ये सारी बातें आपने ध्यान में रख ली तो मिल्क प्रोडक्शन हो गया आपका जबरदस्त। 1,000 लीटर दूध रोज आ गया आपके पास। अब क्या करोगे? रखोगे कहाँ? बोला सर बाहर खुले में एक ड्रम में भर के रख देंगे और शाम तक वो बेकार हो जाएगा। अरे दूध तो इतना सारा इकट्ठा कर लिया तो उसको फिर प्रिजर्वेशन के लिए भी तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना। और वो मिल्क प्रोडक्ट जितने ज्यादा ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आएंगे उतना ही ज्यादा उनके खराब होने के चांसेस भी अरे बढ़ जाएंगे। और इसलिए आजकल जितने भी मॉडर्न डेयरी फार्म होते हैं ना, वह इंसानों का काम बहुत ही कम रहता है, केवल साफ सफाई का काम करते हो। बाकी सारा काम मशीनों से होता है। दूध निकालने से लेकर के उसको पैक करना, उसका रेफ्रिजरेशन करना और सीधा ट्रक में लोड करना, ये सारा काम मशीनों से होता है। तो वो क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के कांटेक्ट में कम से कम आते हैं, तो उनके स्पॉइल होने के चांसेस भी कम से कम होते हैं। तो बताओ डेयरी फार्म मैनेजमेंट में इस मिल्क प्रोडक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका अरेंजमेंट कैसे किया जाए, उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए। मार्केट तक जाने तक आपके मिल्क प्रोडक्ट फ्रेश होने चाहिए, वरना कोई खरीदेगा नहीं। जैसे अगर अमूल का दही का डब्बा लेके आ रहे हो, आप खा रहे हो, खाते बोलो अरे ये तो बहुत खट्टा है, लगता है बहुत पुराना हो गया है, तो अपन उसको लाना पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब मिल्क प्रोडक्ट मार्केट तक कैसे होने चाहिए? एकदम फ्रेश होनी चाहिए। और इसीलिए आजकल डेयरी प्रोडक्ट में ह्यूमन बींग्स का कांटेक्ट क्या हो रहा है, कम से कम हो रहा है, और मशीनों से काम ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो ये बात अपन यहाँ पर ध्यान रखेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट की। इसके अलावा बताओ, ये जानवर बीमार भी पड़ेंगे ना कभी ये भी बीमार पड़ेंगे बेचारे, तो उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर का भी इंतजाम करना पड़ेगा या नहीं? तो वेटरनरी डॉक्टर का एक प्रॉपर विजिट होना चाहिए, जिससे जो भी जानवर बीमार पड़े उसकी प्रॉपर केयरिंग हो सके, उसकी बीमारी का जल्दी इलाज हो सके, वरना अपना मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अपने को डेयरी फार्म मैनेजमेंट में ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और यहां पर है, ये देखो, ये सारे काम आपको करने हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले उसके रहने वगैरह की जगह अच्छी होनी चाहिए। यानी अगर आप हॉलिस्टीन काऊ लेकर के आ रहे हैं तो उसके लिए टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, तो उसके रूम में एसी वेसी लगवाना पड़ेगा नहीं। और उसकी साफ सफाई के लिए, उसको नहलाने धुलाने के लिए एक सर्वेंट भी चाहिए। फिर आपने बोला सर हमने 2 लाख रुपए महीना जो कमाया था उससे, उसमें 10,000 तो एसी का बिल ही चला जाएगा। नहीं, और 10,000 उसका नौकर ले लेगा, तब भी 1,80,000 तो जेब में आ ही रहा है ना। और ये सब तो बाकी के प्रोडक्ट बेचकर भी निकल जाएगा, इसलिए नुकसान तो कोई है ही नहीं। दूसरा देखो, डिजीज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। फॉडर में बैलेंस डाइट खिलाएंगे ही सही, मतलब फीडिंग शुड बी डन इन साइंटिफिक मैनर, ये लिखा हुआ है, फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी डन इन साइंटिफिक मैनर, इसको भी मार्क करो। अरे जैसे हमको बैलेंस डाइट चाहिए तो उनको भी चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा थोड़ी उसको जो मर्जी, बस जो कचरा बाहर पड़ा रहता है सड़क पे वही खाती रहती है बेचारी। अपने यहाँ की गाय तो क्या कर रही है, कचरा खा करके ही पेट भर रही है, और उसकी वजह से पॉलीथीन वगैरह खा लेती है, बीमारियां बहुत हो जाती है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फॉडर को ध्यान रखना है, साइंटिफिक तरीके से बैलेंस डाइट देनी है। साफ सफाई रखेंगे तो बीमारी कम होगी वो भी। और सारे काम आजकल किससे हो रहे हैं, मशीनों से हो रहे हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आते हैं। रेगुलर विजिट हो गया वेटरनरी डॉक्टर का। तो ये सारी चीजें अपने को किसमें ध्यान रखनी है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में। अब अगर अपन सोच के देखें बैठे बैठे भी, तो भी अपन इस चीज को बिना देखे याद रख सकते हैं या नहीं बताओ? अरे याद रख सकते हो ना, ये तो सिंपल सी बात है। अब आगे अपने पास क्या है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। आगे क्या दे रखा है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अच्छा पोल्ट्री किसको बोलते हैं, पोल्ट्री?
जैसे ही वर्ल्ड मैंने पोल्ट्री बोला तो आपके दिमाग में एक ही आइडिया आया होगा कि सर जो मुर्गे मुर्गी अपन पालते हैं ना, चिकन और हैन, वही पोल्ट्री होते हैं। लेकिन इसके अलावा डेफिनेशन पर अगर अपन ध्यान देंगे तो वहां क्या लिख रहा है? पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। पोल्ट्री में कौन से बर्ड शामिल हैं? वो सारे बर्ड जिनको हम उनके एग के लिए और उनके मीट के लिए पालते हैं। ऐसे बर्ड जिनको हम एग और मीट के लिए पालते हैं वो सारे बर्ड पोल्ट्री होते हैं। अच्छा बताइए, ये क्या है? हैन है। ये क्या है? डक है। ये गीस है। और वो टर्की। टर्की इज रिसेंटली डोमेस्टिकेटेड बर्ड। पहले टर्की को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, पहले इसको एक वाइल्ड बर्ड माना जाता था, लेकिन इसके एग्स बड़ी साइज के होते हैं, इसलिए आजकल इसका भी डोमेस्टिकेशन करने लगे हैं। तो इसके अंदर बताओ कौन कौन से बर्ड शामिल हो जाएंगे? हैन हो गया, डक हो गया, गीज हो गया, टर्की हो गया। ये सारे के सारे बर्ड्स कौन से बर्ड्स हैं? पोल्ट्री बर्ड्स हैं। अच्छा बताइए, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी? जैसे आप एक पोल्ट्री फार्म डालना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? अरे वही जो डेयरी फार्मिंग में रखा था वही इसमें रखना पड़ेगा। अच्छा बताइए, बर्ड बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए या नहीं? जैसे एक इंडियन हैन है, इंडियन हैन जो है 60 एग पर ईयर ले करती है। कितने एग्स? और ऐसे ही एक एक्सोटिक वैरायटी है जिसका नाम है HH260, और वो 260 एग पर ईयर ले करती है। तो बताओ, अगर कोई डोमेस्टिकेट करना चाहता है तो किसको पाले? इंडियन वैरायटी को या HH260 को? भाई एक साल में 260 अंडे चाहिए ना अपने को, तो केवल 60 लेके क्या करेंगे? तो इसलिए HH260 वो ज्यादा बेटर रहेगी। अच्छा बताओ, इसमें भी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए नहीं? तो इसके अंदर भी डिजीज फ्री वैरायटी पालनी पड़ेगी। अच्छा, और किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा या नहीं? बैलेंस डाइट देनी पड़ेगी या नहीं? एग का शेल किस चीज का बना होता है? ये रोजाना एग लेइंग कर रही है तो बताओ इनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी? अरे रोज एग ले कर रही है तो कैल्शियम की कमी होगी या नहीं? तो खाने में कैल्शियम देना पड़ेगा या नहीं? तो इसको क्या देंगे? कैल्शियम डाइट देंगे। अच्छा, कैल्शियम डाइट देने का क्या फायदा होगा? एग का शेल मजबूत बनेगा, वरना पोल्ट्री फार्म से एग्स मार्केट में जाते समय टूटने का डर रहेगा। इसलिए इन बर्ड्स के खाने में क्या शामिल करेंगे? कैल्शियम डाइट भी शामिल करेंगे। अब देखो, इसके अंदर तीन कैटेगरी हो सकती है। एक होती है लेयर्स। लेयर्स मतलब अंडे देने के जो काम आए वो लेयर। अच्छा, जो मीट के लिए पाला जाता है वो ब्रॉयलर। वहां लिखा हुआ है ना मॉड्यूल में, तो वहां पर जो एग लेइंग के लिए पाले जाते हैं वो लेयर्स होते हैं, और जो मीट के लिए डोमेस्टिकेट कर रहे हैं वो ब्रॉयलर्स। अच्छा, लेयर्स में कौन कौन आता है? लेयर में, लेयर की बात करें तो लेयर में कौन कौन आएगा? व्हाइट लेग हॉर्न लिखा हुआ है, तो लेयर में कौन आएगा? व्हाइट लेग हॉर्न। इसके अलावा मैंने पहले आपको बताया HH260, ये भी इसी में आएगा। ब्रॉयलर्स में प्लाईमाउथ रॉक्स। ब्रॉयलर्स में क्या आएगा? प्लाईमाउथ रॉक्स, ये ब्रॉयलर में आएगा। और इसके अलावा अपन ने देखा कि बर्ड्स जो है वो अम्यूजमेंट में भी काम आते हैं, मनोरंजन भी कर देते हैं अपना। और कई जगह आपको याद है मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है। लखनऊ के आसपास के इलाकों में देखो, मुर्गे लड़ाना एक बड़ा शौक माना जाता है। उसके लिए वो मुर्गे पाल के रखते हैं, और उसके अंदर पाला जाता है असील, लिखा हुआ है वहां। तो लड़ाने के लिए फाइटिंग बर्ड, उसका नाम है असील। अच्छा बताओ, लेयर पूछे तो क्या बोलोगे? व्हाइट लेग हॉर्न या HH260? ठीक है। मीट के लिए बोलेंगे तो ब्रॉयलर में प्लाईमाउथ रॉक्स, और फाइटिंग के लिए असील। यही तीन नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं।
इसके अलावा आपने अभी देखा होगा कोरोना के टाइम पर महेंद्र सिंह धोनी भी पोल्ट्री फार्म खोलने की सोच रहा था, अखबार में भी आया था खूब दिन तक। और महेंद्र सिंह धोनी ने स्पेशली मध्य प्रदेश से काले रंग का मुर्गा मंगाया था और उसका नाम था कड़कनाथ। अच्छा, अभी तक जो मैं नाम बोल रहा था ना, व्हाइट लेग हॉर्न, HS260, प्लाईमाउथ रॉक्स, अच्छा बताइए इंडियन वैरायटी है फॉरेन वैरायटी है? अरे नाम सुन के ही पहचान के होंगे कि अपने यहाँ का नहीं लग रहा। अच्छा बताइए ब्रह्मा कहाँ का हो सकता है? कड़कनाथ। तो नाम से ही पहचान जाओगे कि इंडियन वैरायटी या फॉरेन वैरायटी है। तो कड़कनाथ को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का काला सोना। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का काला सोना। और छत्तीसगढ़ के किसानों ने आजकल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस छोड़ करके यही पालना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसका मीट काफी महंगा बिकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वो छत्तीसगढ़ का काला सोना। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला और इसके आसपास के इलाकों में भी ये पाया जाता है। तो धोनी जी ने वहां से ऑर्डर किए थे, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी वो सप्लाई रोक दी गई थी फिर। तो बाद में आया वो कोरोना के बाद। तो अब देखो जब महेंद्र सिंह धोनी भी पोल्ट्री फार्म डाल रहा है, इसका मतलब डोमेस्टिकेशन जो है वो नुकसान वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन इनके अंदर अपने को क्या है, जैसे पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स एक साथ रहेंगी बहुत सारी, तो बताइए बीमार होने के चांसेस होंगे या नहीं? जैसे अभी कोरोना फैला था तो एक साथ झुंड बना के नहीं बैठाते थे ना बच्चों को, ऑनलाइन ही शुरू कर दी थी, भैया अपने अपने घर पे जाओ। मार्केट में भी सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये तो पोल्ट्री फार्म में मान लो 1 लाख बर्ड एक साथ रह रही हैं, अगर अगर किसी को बर्ड फ्लू हो गया तो पता चला शाम तक सारे बर्ड्स बर्ड फ्लू का शिकार हो गए और अगले दिन सारे के सारे मर गए। एक दिन पहले तो धोनी करोड़पति था, अगले दिन रोड पे आ गया। नहीं। तो पोल्ट्री फार्मिंग में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हम जो पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट करें उसके अंदर इसका भी इंतजाम होना चाहिए। तो जैसे क्या करते थे, जिसको कोरोना हो गया आइसोलेशन में जा, अरे यही बोलते थे ना होम आइसोलेशन। अब होम आइसोलेशन में क्या होते थे, 2 मास्क लगा करके उसके घर वाले जाते थे, दरवाजे के नीचे से खाने की थाली सरका आते थे, बोला अब तू वहीं पड़ा रहे, वहीं नहा ले, वहीं खा ले, ठीक हो जाए तो बाहर आ जाना। ऐसे ही इनमें से जो बीमार बर्ड होता है उसको तुरंत उठा करके एक अलग सेपरेट रूम में रख दिया जाता है। वेटरनरी डॉक्टर आके उसको एग्जामिन करता है, दवाई देता है, अगर ठीक हो जाता है तो बहुत बढ़िया, मर जाता है तो उसको जला देते हैं। फिर आप बोलोगे गार्ड क्यों नहीं देते हैं, जलाई क्यों देते हैं? जैसे आपकी 2 मुर्गियां थी साहब, बर्ड फ्लू से मर गई। अब उसको ले जाके आपने पोल्ट्री फार्म के बाहर मैदान में गड्ढा खोद करके उसमें दबा दिया मिट्टी के अंदर। पड़ोसी का कुत्ता ये देख रहा है दूर से बैठा बैठा, ये इंसान यहाँ पर 2 मुर्गियां दबा के जा रहा है। आप अंदर गए पोल्ट्री फार्म के, वो आएगा उसको खोद के बाहर निकाल लेगा और वो वायरस दोबारा से फैलेगा। इसलिए अगर ऐसी कोई वायरल डिजीज होती है तो उसके अंदर उनको जो डेड बर्ड्स होती हैं उनको क्या करते हैं, जला देते हैं, ताकि वो वायरस भी उसके साथ क्या हो जाए, खत्म हो जाए और बाकी बर्ड्स के अंदर ना फैले। और उसके अंदर वहां बीमारियों को देखो, वहां पर लिखा होगा एक तो रानी खेत, मिल गया आपको? रानी खेत डिजीज, और इसको न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी खेत डिजीज का दूसरा नाम क्या है? न्यू कैसल डिजीज। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसके अलावा बर्ड फ्लू। अच्छा बताइए बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा होता है, H1N1 या H5N1? और H1N1 क्या है? तो H1N1 स्वाइन फ्लू और H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू। तो ये 2 बीमारियां इसके अंदर है पोल्ट्री की, ये ध्यान रखनी है आपको। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए डिजीज फ्री वैरायटी को सेलेक्ट करना है। ये लेग हॉर्न का फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये पहचान जाओगे ये लेग हॉर्न है। प्रॉपर सेफ फार्म कंडीशंस हैं, प्रॉपर फीडिंग एंड वाटर, हाइजीन एंड हेल्थ केयर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं एनिमल ब्रीडिंग, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमल ब्रीडिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो एनिमल ब्रीडिंग क्या है,
एक तो अपने को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यानी कि यील्ड बढ़ानी है, और डिजायर्ड क्वालिटी लेके आनी है अपने एनिमल्स में। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एनिमल ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। अब साहब एनिमल ब्रीडिंग कितने तरह की होती है, एक इन ब्रीडिंग और एक आउट ब्रीडिंग। तो अभी जो नीट हुई थी उसमें नहीं, उसके पहले वाले में इसमें से क्वेश्चन आया था इन ब्रीडिंग में से, पिछले साल भी आया है, मतलब अभी जो 21 वाली जो नीट हुई उसमें भी आया है, इसके पहले वाली में इन ब्रीडिंग से आया था। तो ये सबसे पहले अपन देखें एनिमल ब्रीडिंग कितने टाइप की हो गई, दो टाइप की हो गई, एक इन ब्रीडिंग और एक आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग किसको बोलेंगे, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। सेम ब्रीड के एनिमल्स में, और वो भी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में, अगर लगातार 4 से 6 जनरेशन तक मेटिंग कराई जाए तो ऐसी मेटिंग को अपन क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। और ये जो इनब्रीडिंग है ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। जैसे याद है आपको, मेंडल पी प्लांट में प्योर करेक्टर डेवलप कराने के लिए क्या करता था, कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज करता था, इनब्रीडिंग। तो ऐसे अगर आपको किसी एनिमल में प्योर करेक्टर डेवलप कराने हैं तो बताइए कौन सा ब्रीडिंग मेथड सेलेक्ट करेगा वो, इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग में अपन कौन से एनिमल्स को क्रॉस करवाएंगे, ब्रीड करवाएंगे, क्लोजली रिलेटेड, और कितने जनरेशन तक लगातार ब्रीडिंग होनी चाहिए, 4 to 6 जनरेशन तक। और अगर अनरिलेटेड एनिमल्स की मेटिंग करा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग के कितने मेथड दे रखे हैं, 3। फर्स्ट कौन सा है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। 3 मेथड हो गए, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इन ब्रीडिंग। अच्छा बताओ, इन ब्रीडिंग में लगातार 4 to 6 जनरेशन तक अपने को क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में मेटिंग करवानी है। अब ये देखो, अब हमने क्या किया, सेम ब्रीड का सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल लिए हैं। क्या लिए हैं, सेम ब्रीड का सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल लिए हैं। और ये कितने जनरेशन तक क्लोज ब्रीडिंग करानी है, 4 to 6 जनरेशन तक। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। अच्छा बताइए, इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं इनके अंदर प्योर करेक्टर होंगे या नहीं, ये फर्स्ट जनरेशन आ गई। फिर इनमें से हमने सेलेक्ट कर लिया, देखो ब्लिंक कर रहा है वहां पर, इनमें से हमने डिजायरेबल क्वालिटी वाले एनिमल सेलेक्ट कर लिए। फिर उनमें मेटिंग करवाएंगे, और फिर हमारी कौन सी जनरेशन आएगी, सेकंड जनरेशन। अच्छा बताइए कि जो करेक्टर इन पेरेंट्स के अंदर थे वो आने वाली जनरेशन में आएंगे या नहीं। और अगर पेरेंट्स सुपीरियर ब्रीड वाले होंगे तो ये सब सुपीरियर होंगे या नहीं, होंगे ना। तो इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी या नहीं, प्योर करेक्टर वाला एनिमल आएगा या नहीं। जैसे मेंडल प्योर टॉल बनाता था, तो वैसे करेक्टर इन एनिमल में आएंगे। तो इस मेथड को अपन क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे इसको, इन ब्रीडिंग। अच्छा आप बताइए, इन ब्रीडिंग में इसको अंडरलाइन करो, एक तो इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हाँ हेट्रोजाइगस लेंगे ही नहीं ना, होमोजाइगस ही लेंगे। हेट्रोजाइगस वाला अभी इसके बाद दिखाया जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इनब्रीडिंग इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। अच्छा अब साहब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच ब्रीडिंग मेथड इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, बताइए। विच ब्रीडिंग मेथड इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, इन ब्रीडिंग। विच ब्रीडिंग मेथड इज बेस्ट
फॉर डेवलपिंग या फॉर इवॉल्विंग प्योर लाइन इन एनी एनिमल। किसी भी एनिमल में प्योर लाइन इवॉल्व करनी है, प्योर करेक्टर वाला एनिमल लेना है, तो कौन सा ब्रीडिंग मेथड अच्छा होगा? इनब्रीडिंग। लेकिन लगातार इनब्रीडिंग बेनिफिशियल या हार्मफुल? अच्छा, दो क्वेश्चन है आपके पास, शॉर्ट टर्म इनब्रीडिंग इज बेनिफिशियल और हार्मफुल, लॉन्ग टर्म इनब्रीडिंग या प्रोलॉन्ग इनब्रीडिंग इज बेनिफिशियल और हार्मफुल? हार्मफुल। अच्छा साहब, प्रोलॉन्ग इनब्रीडिंग हार्मफुल क्यों है? क्योंकि यहां पर हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, अगर उस पॉपुलेशन में कहीं हार्मफुल रिसेसिव जीन है तो बताइए होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है नहीं? तो अगर हार्मफुल रिसेसिव जीन होमोजाइगस हो जाएंगे तो एक्सप्रेस होंगे या नहीं? और अगर हार्मफुल रिसेसिव जीन होमोजाइगोसिटी की वजह से एक्सप्रेस हो गए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? फर्टिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड इनब्रीडिंग से प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी दोनों कम हो रही है तो इसको अपन बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोला जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर आपसे पूछे शॉर्ट टर्म इनब्रीडिंग इज बेनिफिशियल और हार्मफुल, बट प्रोलॉन्ग्ड इनब्रीडिंग विल लीड्स टू, प्रोलॉन्ग्ड इनब्रीडिंग विल लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह क्या है? एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह क्या है? एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल रिसेसिव जीन ड्यू टू होमोजाइगस कंडीशन। हार्मफुल रिसेसिव जीन होमोजाइगस हो गए, अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए, तो प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो गई और फर्टिलिटी भी खत्म हो गई। इसको अपन ने बोला इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अच्छा बताइए, शॉर्ट टर्म इनब्रीडिंग से सुपीरियर जीन्स एक ही एनिमल में आते जा रहे थे या नहीं? और लेस डिजायरेबल जीन हमने सिलेक्शन से हटा दिए थे या नहीं? लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये बेनिफिशियल हो रहा था, पर लंबे समय तक अगर इसको करेंगे तो हार्मफुल हो गया। तो साहब इनब्रीडिंग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? विच ब्रीडिंग मेथड इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी? इन विच ब्रीडिंग मेथड, which breeding method help to evolve pure line in any animal? Prolonged inbreeding is beneficial or harmful? Short term inbreeding is beneficial or harmful? Prolonged inbreeding will decreases productivity and fertility. This is known as, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। विच ब्रीडिंग मेथड हेल्प इन सिलेक्शन या एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स? इनब्रीडिंग। लेकिन प्रोलॉन्ग या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। और इनब्रीडिंग में बताइए एनिमल सेम ब्रीड के हैं, डिफरेंट ब्रीड के हैं? कॉमन एंसेस्टर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? कॉमन एंसेस्टर कितने जनरेशन तक होने चाहिए? 4 to 6 जनरेशन तक। तो ये मेथड कौन सा हो गया? इनब्रीडिंग। अरे याद हुआ थोड़ा थोड़ा, बाकी तो घर जाके एक बार रीड करोगे याद हो ही जाएगा। तो ये चैप्टर आपको यहीं के यहीं तैयार हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं अपन इनब्रीडिंग के बाद। बताइए दूसरा मेथड कौन सा होगा? अब ये देखो, ये इनब्रीडिंग में हम देख रहे हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक लाइट कलर से स्मॉल है, दिखाई दे रहा है? और ये दो एनिमल्स है, इनके अंदर अपन ब्रीडिंग करा रहे हैं। ये देखो, ये ए जो है ये म्यूटेंट हार्मफुल एलील है, और हमने इनमें इनब्रीडिंग कराई तो फर्स्ट जनरेशन आई, और फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ये रिजल्टेंट जीनोटाइप यहां पर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है, दो तो प्योर करेक्टर वाले हैं और दो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। फिर हमने इसमें से एक हेट्रोजाइगस, अगर यहां पर देखो, अगर फिर से इनब्रीडिंग कराएंगे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? होमोजाइगस कंडीशन की वजह से एक्सपोजर हो जाएगा, और एक्सपोजर होते ही यहां पर देखो एक एनिमल का कलर भी अलग दिखाई दे रहा है। तो ये हार्मफुल जो एलील था वो एक्सप्रेस हो गया। इससे बताइए प्रोडक्टिविटी कम हुई या बढ़ गई? तो इसको क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो देखो यहाँ फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और अगर इसको दूर करना है
ये देखो कम हो रही है प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी। अब इधर देखो, अनरिलेटेड एनिमल ले लिया सेम ब्रीड का और इसके साथ मेटिंग कराई, और ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है इसको दूर करने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, इस मेथड को क्या बोलेंगे? आउट क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? अच्छा तो बताइए, शॉर्ट टर्म इनब्रीडिंग इज बेनिफिशियल और हार्मफुल? प्रोलॉन्ग्ड इनब्रीडिंग विल लीड्स टू which method is used to overcome effect of inbreeding depression? आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड है या डिफरेंट ब्रीड है? आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड है या डिफरेंट ब्रीड है? कॉमन एंसेस्टर होगा या अनरिलेटेड होगा? वहां देखो, अब यहां पर ब्रीड तो सेम है लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं, तो डिफरेंस क्या हो गया? इनब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग में डिफरेंट क्या हो गया? हम दो ऐसे एनिमल्स को क्रॉस करा रहे हैं जिसके अंदर क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। इनब्रीडिंग में कितने जनरेशन तक क्लोज रिलेशनशिप थी, लेकिन यहां पर किसी अनरिलेटेड एनिमल से हम इसका क्रॉस करा रहे हैं जो ब्रीड तो सेम है लेकिन क्लोज रिलेशन नहीं है। तो अगर आपसे पूछे विच ब्रीडिंग मेथड इज यूज्ड टू ओवरकम इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड, कॉमन एंसेस्टर होने चाहिए नहीं, क्लोजली रिलेटेड एनिमल होने चाहिए नहीं, नहीं होने चाहिए, तो वो मेथड क्या हो जाएगा? आउट क्रॉसिंग। फिर उसके अंदर आउट क्रॉसिंग में एक लाइन और होगी, दिस ब्रीडिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स हु आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू ओवरकम इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आउट क्रॉसिंग ऑल्सो हेल्प्स टू ओवरकम इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसके अंदर ये तीन लाइन आपको याद रखनी है बस। क्या क्या याद रखना है? एक तो सेम ब्रीड होनी चाहिए लेकिन क्लोजली रिलेटेड एनिमल नहीं होने चाहिए, तो उससे क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर होगा, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी वापस से बढ़ जाएगी। तो कौन सा ब्रीडिंग मेथड इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कर रहा है? बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी वाले एनिमल्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है, आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड, कॉमन एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन तक होंगे या नहीं? नहीं होंगे। तो ये हो गया आउट क्रॉसिंग। अब देखो, आउट क्रॉसिंग में यहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल ही गया है। सेम ब्रीड है पर कॉमन एंसेस्टर नहीं है, दोनों तरफ देखेंगे, मेल का भी देखेंगे और फीमेल का भी देखेंगे। कितनी जनरेशन तक नहीं होना चाहिए? 4 to 6 जनरेशन। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया आपने? कर ली। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर द एनिमल डेट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी एंड मिल्क प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है कि जैसे एक लोकल एरिया में एक गाय पालने वाले ने मेल और फीमेल दोनों तरह की गाय रख रखी है, वही आपस में मेटिंग करती है, फिर उनके बच्चे भी आपस में मेटिंग करते हैं, फिर उनके बच्चे भी आपस में मेटिंग करते हैं, तो ये क्या हो गया? क्लोज रिलेशन में मेटिंग हो गई ना। तो इससे आने वाले शुरू में तो फायदा देगा लेकिन कुछ सालों के बाद उस ग्रुप में क्या आ जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फिर ये बोलेगा और एनिमल तो बहुत सारे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रीडिंग इफेक्ट हो रही है। तो अगर उसका इफेक्ट दूर करना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का, तो क्या कराना पड़ेगा? आउट क्रॉसिंग। और ये एक सिंगल आउट क्रॉस विल ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखिए, मनोज कुमार गुप्ता सर का डाउट टाइम है सुबह 11:20 से और 12:20 तक, और शाम को 5:45 से 6:45, यहीं सेकंड फ्लोर पर। मनोज गुप्ता सर क्या पढ़ा रहे? जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। वही है ना, जेनेटिक्स वाले ही मनोज सर है। चलो जी, आगे बढ़े। अब क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखो,
क्रॉस ब्रीडिंग में अपने को याद रखना है ब्रीड सेम ही रहेगी, ब्रीड सेम ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, ब्रीड सेम रहेगी या स्पीशीज सेम रहेगी? स्पीशीज सेम रहेगी लेकिन ब्रीड अलग अलग रहेगी। जैसे एक कुत्ता है पोमेरियन और एक कुत्ता है एल्सेशन। अच्छा बताओ, स्पीशीज अलग अलग है या ब्रीड अलग अलग है? तो पोमेरियन, अल्सेशन, बुलडॉग, बुल हाउंड, लेब्राडोर है, और वोडाफोन वाला छोटा सा क्या नाम है उसका, ये सब स्पीशीज हैं या ब्रीड्स हैं? ब्रीड है ये। ब्रीड क्या होता है? विद इन अ स्पीशीज। तो इसके अंदर एक तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट मार्क करो, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। अच्छा बताइए, दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स को मेटिंग करा रहे हैं तो क्या होगा? अरे जो प्रोजेनी आएगी उसके अंदर दोनों की क्वालिटी आएगी या नहीं? और दोनों अपने अपने कैटेगरी में बेस्ट हैं, तो इनकी जो प्रोजेनी होगी वो उसमें दोनों के करेक्टर्स आएंगे तो और ज्यादा सुपीरियर हो जाएगी। अरे होगी। तो यहां पर इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विद सुपीरियर ब्रीड ऑफ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। अब इससे क्या होगा? देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड। दोनों डिफरेंट ब्रीड में जो जो अच्छी क्वालिटीज थी वो सारी एक एनिमल में आ जाएगी। जैसे आपने सोचा कि साहब हॉलिस्टीन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है, लेकिन अपने यहाँ की साहिवाल काऊ यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट है, तो दोनों का क्रॉस करवा दो, एक का मेल एक का फीमेल, तो उसकी जो प्रोजेनी आएगी उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और यहाँ के एनवायरनमेंट में इजीली अडेप्ट भी हो जाएगा। ऐसे ही अपन ने देखो यहाँ पर क्या किया है, बीकानेरी ईव। अच्छा बताइए, ये कहाँ की शीप हो सकती है? इंडिया की है या फॉरेन शीप है? तो बीकानेरी ईव अपने यहाँ की फीमेल शीप। बीकानेरी ईव क्या है? अपने यहाँ की फीमेल शीप। मैरिनो वूल का नाम सुना होगा आपने, बढ़िया क्वालिटी के स्वेटर मैरिनो वूल से आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कश्मीरी पश्मीना कौन सी शीप से मिलती है? अरे शीप से नहीं मिलती, गॉड से मिलती है। तो जितनी भी बढ़िया क्वालिटी की ऊन है ना, भेड़ बहुत ही कम देती है। जैसे पश्मीना वूल मिलती है गॉड से, अंगूरा वूल मिलती है रैबिट से, और शैतूश ये मिलती है चीरू से। चीरू एक एंटीलॉप है, डियर जैसा एनिमल। तो यहां ध्यान रखना है कि जितनी बढ़िया ऊन है ना वो कभी भेड़ नहीं देती है, बस अपन पाल लेते हैं। तो अब देखो, बीकानेरी अपने यहाँ की फीमेल शीप मैरिनो रैम, इसकी वूल अच्छी होती है, और ये जो बीकानेरी ईव है ये इजीली अडेप्ट हो जाती है यहाँ पर, इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर भी बढ़िया है। तो अपने यहाँ तो देखो ढंग की केयर होती नहीं है, इसलिए अपने यहाँ मजबूत रफ एंड टफ चाहिए, तो बीकानेरी ईव फीमेल ले लिया, मैरिनो रैम मेल ले लिया, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करा दी और इससे मिली हिसार डेल। क्या मिली? और ये बनाई पंजाब डेयरी ने। हिसार अभी पंजाब में है या हरियाणा में है? लेकिन पहले कहाँ था? जब ये भेड़ बनी, जब हिसार पंजाब में था, इसलिए हिसार डेल नाम रखा है उस जगह के कि डेयरी में बनाई गई थी ये, इसको क्रॉस ब्रीडिंग करा के। तो अगर आपसे पूछे कि हिसार डेल क्या है, गॉट है, शीप है, काऊ है, बफेलो है, पिग है, क्या है? शीप है। कौन सी डेयरी ने इसको बनाया है? कौन सी डेयरी ने बनाया है? कौन से ब्रीडिंग मेथड से बनाया है? किस किस के बीच में क्रॉस है? बीकानेरी और मैरून रैम में मेल कौन है और फीमेल कौन है? बीकानेरी फीमेल है, मैरिनो रैम मेल है। और इससे बनी कौन सी शीप? अब एक बार जब हिसार डेल शीप आ गई मेल फीमेल, तो इनमें इनब्रीडिंग करा के बहुत सारी हिसार डेल ले लेंगे,
बताइए कौन सा ब्रीडिंग मेथड पढ़ रहे हैं? क्रॉस ब्रीडिंग में सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड, लेकिन सुपीरियर मेल और फीमेल दोनों के ही होंगे। सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। अच्छा, विच ब्रीडिंग मेथड इज हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड? उसमें सेम ब्रीड, लेकिन कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होगी। इसमें सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड? डिफरेंट ब्रीड, लेकिन सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल ऑफ। तो हिसारडेल कौन से ब्रीडिंग मेथड से बनी? कौन सी डेयरी ने बनाई? किस किस के बीच में क्रॉस है? हाँ जी, तो यहां से इसी पेज पर से यही क्वेश्चन 4 बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? 4 बार आ चुका है। कब से कब तक में? 96 से लेकर के अभी तक में 4 बार आ चुका है। कहां से कहां तक में आ चुका है? 96 से लेकर अब तक में ये 4 बार आ चुका है। वैसे याद हो ही गया होगा, अब कोई टेंशन है ही नहीं। अच्छा बताइए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो बताइए स्पीशीज सेम होगी या अलग अलग होगी? इंटर मतलब सेम या डिफरेंट, और इंट्रा मतलब, तो यहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? और इसके अंदर अपन सेम स्पीशीज में मेटिंग कराएंगे या डिफरेंट में? अच्छा बताइए, ये हॉर्स है और उधर डंकी है, दोनों एक ही स्पीशीज होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं? अरे हॉर्स एक अलग स्पीशीज और डंकी एक अलग स्पीशीज। पर स्पीशीज क्या होती है? अच्छा, अगर आपसे पूछ लें डिफाइन स्पीशीज, क्या बोलोगे? बस एक लाइन बोल दिया आपने, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो गए स्पीशीज। अच्छा, ये जैसे दो, ये बात तो आप जो कह रहे हो ना कि स्पीशीज वो एनिमल्स कहलाते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल प्रोजेनी क्रिएट करते हैं, अरे यही कहना चाह रहे हो ना? वो एक स्पीशीज के होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है। फिर उनको कैसे अलग अलग स्पीशीज में डाल रखा है? भाई ये तो आप मेयर का कॉन्सेप्ट बता रहे हो ना, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो आप, लेकिन बैक्टीरिया कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? वो तो टूट करके दो बन जाते हैं। फिर उसको कौन से कॉन्सेप्ट से कैटेगराइज करोगे? अरे कई सारे स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम मेयर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। किसका लेते हैं? वैसे तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी है, टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा बताइए, तो हॉर्स और डक की सेम स्पीशीज के, डिफरेंट स्पीशीज के? डिफरेंट स्पीशीज के हैं, और हमने देखा कि डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल्स में नॉर्मल मेटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहते हैं। अच्छा, इवोल्यूशन पढ़ लिया है नहीं पढ़ा? उसके अंदर आपको पढ़ा होगा ना, प्री जाइगोटिक, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड ब्रेक डाउन। यहाँ कौन सा लग रहा है? हाइब्रिड स्टेरिलिटी। कौन सा लग रहा है? हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो वैसे तो हॉर्स और डंकी नॉर्मल मेटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपन इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दें तो तब हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोजेनी आ रही है वो फर्टाइल आ रही है या स्टेराइल आ रही है? तो अगर दो अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स में मेटिंग कराएंगे तो उस ब्रीडिंग मेथड को क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन।
अच्छा तो ये बताइए, ये म्यूल और हिन्नी जो है, इससे बनते हैं ना म्यूल और हिन्नी, ये स्टेराइल क्यों होते हैं, फर्टाइल क्यों नहीं होते हैं? बताओ बताओ। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये जेनेटिक्स में पढ़ ही चुके होंगे आप। अब देखो यहां पर हमने देखा फोर्स, ताकत में जाना जाता है। अरे पावर का यूनिट क्या है? हॉर्स पावर है ना। तो घोड़ा किसके लिए जाना जाता है? ताकत के लिए जाना जाता है। और गधा किसके लिए जाना जाता है? सीधेपन के लिए जाना जाता है। और गधा है ये तो, मतलब सीधा साधा है, कुछ नहीं समझता है। यही बोलते ना, गधा है मतलब सीधा साधा है, कुछ नहीं समझता है। कितना ही वजन लाद दो, बेचारा आराम से चलता रहता है। कभी मालिक से कुछ नहीं कहता कि तेने डबल लोड कैसे दे दिया। तो ऐसे में अपन ने देखा हमें चाहिए ताकत घोड़े जैसी, लेकिन स्वभाव गधे जैसा। घोड़े का तो स्वभाव भी बदमाश वाला होता है। कभी भी उसका दिमाग खराब हो गया तो पता चला मालिक को ही पटक दिया। नहीं। तो ऐसे में अपने को एक ऐसा एनिमल चाहिए था जिसमें ताकत घोड़े जैसी लेकिन स्वभाव गधे जैसा। तो क्या किया जाए? अरे मेटिंग करवा दो। ये जो म्यूल आया इसमें ताकत ताकत किसके जैसी है और स्वभाव किसके जैसा है? गधे जैसा। अरे तभी तो टूरिस्ट को इसी पे बिठाते हैं। अगर आप किसी हिल स्टेशन में चले गए, हिमाचल प्रदेश चले गए हैं, या वैष्णो देवी चले गए, या कहीं और चले गए अमरनाथ वगैरह, तो यही बिठा के घुमाता है। क्योंकि स्वभाव किसके जैसा है? गधे जैसा। कितना ही मोटा टूरिस्ट हो, आराम से लेके चुपचाप चलता रहता है। कभी किसी को खाई में नहीं गिरा है, घोड़ा होता तो गिरा ही देता। तो इसलिए अपन ने क्या बनाया, म्यूल और हिन्नी बनाया। क्या बनाया? म्यूल और हिन्नी। और इसमें इन दोनों के करेक्टर्स आ गए। क्या आ गए? दोनों के करेक्टर आ गए। तो यहां पर देखो, प्रोजेनी में कंबाइंड डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ पेरेंट्स, और इसीलिए इनकी क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अपन ने देखा अपनी जो आर्मी वाले हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो काफी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर भी हैं। सियाचिन ग्लेशियर तक आर्मी पड़ी है। वहां पर ट्रक वगैरह तो जाएंगे नहीं ना। इतने भारी भरकम सामान, खाने पीने का सामान लेकर के आप कैसे चढ़ाओगे वहां? वहां यही जानवर काम में आते हैं। इन्हीं के ऊपर गोलियां रखी जाती है, बंदूकें ला दी जाती है, इन्हीं को आर्मी वाले अपने साथ में लेके चलते हैं। तो ये क्या है, एक सस्ता और एक बढ़िया ट्रांसपोर्ट है। आप वहां पर ट्रक लेके चढ़ोगे नहीं, क्योंकि इतनी चढ़ाई पर ट्रक चलना नहीं है। प्लेन से जाओगे, वेदर की प्रॉब्लम्स आती है ज्यादा, लैंड कहाँ कराओगे, उसके लिए हेलीपैड बनाना पड़ेगा, दुनिया भर की टेंशन, इसलिए वो ये साथ में रखते हैं। तो आर्मी वालों को वजन लाद करके भी आराम से चलता है। तो इसलिए इनकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। देखो, घूमने जा रहे हो हिल स्टेशन पर, यही काम कर रहा है सारा। और समझदार भी होता है। एक साथ चार पांच को बांध देते हैं एक रस्सी से और रवाना कर देते हैं। मालिक पीछे बैठ के बीड़ी पी रहा होता है। टूरिस्ट बेचारा डर रहा होता है कहीं गिरा नहीं दे, ये मालिक भी नहीं है अब तो इसका। लेकिन ये अपनी डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच जाता है बिना किसी रुकावट के। ऐसे नहीं रास्ता भूल के टूरिस्ट को जंगल में ले जाए। तो अपन ने देखा इनकी क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो ये अपन ने कौन सा ब्रीडिंग पढ़ा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइए आज कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड पढ़ लिए अपन ने? सबसे पहला कौन सा पढ़ा? इन ब्रीडिंग। दूसरा आउट क्रॉसिंग। तीसरा क्रॉस ब्रीडिंग। और चौथा, अच्छा इन ब्रीडिंग में क्या होता है बताइए, सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड? कॉमन एंसेस्ट्री होगी या नहीं? होगी। कितने जनरेशन तक? शॉर्ट टर्म इनब्रीडिंग इज बेनिफिशियल और हार्मफुल? प्रोलॉन्ग्ड इनब्रीडिंग harmful. Prolonged inbreeding will leads to, what is the reason of inbreeding depression? Accumulation of harmful recessive genes, या expression of harmful recessive genes due to homozygous condition, इसको बोलेंगे inbreeding depression. Which breeding method often helps to overcome inbreeding depression? Outcrossing. और outcrossing में अपन क्या लेंगे, सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड? कॉमन एंसेस्टर होंगे या नहीं? नहीं होंगे। और आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड? डिफरेंट ब्रीड। सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विथ, एग्जांपल ऑफ आउट क्रॉसिंग, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग, हिसारडेल। एग्जांपल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, हिसारडेल क्या है? शीप है। कौन से ब्रीडिंग मेथड से बनी?
कौन सी डेयरी ने बनाई? पंजाब डेयरी में। किस किस के बीच में क्रॉस है? बीकानेरी ईव और मैरिनो रैम। अच्छा, म्यूल और हेन्नी कौन से ब्रीडिंग मेथड से प्रोड्यूस होते हैं? सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड या डिफरेंट स्पीशीज? इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट स्पीशीज होता है। और क्यों बनाते हैं अपन इनको? इकोनॉमिक वैल्यू के लिए। किसके लिए बनाते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू के लिए। तो ये तो अपन ने पढ़े नॉर्मल ब्रीडिंग मेथड। कौन से ब्रीडिंग मेथड थे? नॉर्मल ब्रीडिंग मेथड जो अपन एनिमल्स में यूज कर रहे हैं। लेकिन अब अपन आगे पढ़ेंगे कंट्रोल्ड ब्रीडिंग मेथड्स। क्या पढ़ेंगे? कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड, जिसके अंदर अपन नॉर्मल मेटिंग नहीं कराएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, मॉइट वगैरह हो गया, ये तो वो वाले मेथड अपन आगे पढ़ेंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वाले पेज पर आप जो जो मैंने अंडरलाइन कराने हैं वो तो अच्छे से याद ही रखने हैं आपको। क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। अब ये कंट्रोल ब्रीडिंग में अपना फर्स्ट टॉपिक कौन सा आ जाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ गया। अब जैसे मान लो एक किसान है जो हॉलिस्टीन काऊ लेकर के आया है और उसने 1 साल तक तो दूध दिया है, और उसके बाद जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो दूध देना बंद कर देगी। अब उसकी मेटिंग करवानी पड़ेगी, वो फिर से प्रेग्नेंट होगी, फिर जाकर के वो दूध देना शुरू करेगी। अब ये किसान हॉलिस्टीन काऊ लेके आया, मतलब फीमेल लेके आया, मेल नहीं लेके आया। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो लोकल जो बुल है जो उसके आसपास के इलाके मिल रहा है, या तो उससे मेटिंग करवा ले। लेकिन अगर ये ऐसा करता है तो बताओ क्वालिटी पर इफेक्ट आएगा या नहीं? तो मिल्क प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा या नहीं? तो अगर ये इसकी क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहा है तो फिर इसको क्या कराना पड़ेगा? हॉलिस्टीन बुल से ही मेटिंग करवानी पड़ेगी। अब बुल तो है ही नहीं, अब क्या करे? फिर ने नेट पे सर्च किया, हॉलिस्टीन बुल नियर मी, है ना। उसको पता चला कि साहब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक हॉलिस्टीन बुल वाला एक किसान रहता है, उसके पास बढ़िया मोटा ताजा हॉलिस्टीन बुल है, काफी ताकतवर है। तो इसने सोचा कि हाँ यार, इससे मीटिंग करवाई जाए। तो वहां जाता है किसान के पास कि मेरी हॉलिस्टीन काऊ है और मैं मीटिंग कराना चाहता हूँ। वो कह रहा मैं नहीं भेजना चाहता। मतलब मैं क्यों भेजूं, मेरा बुल रहेगा ये यहीं रहेगा, ये फार्म हाउस से बाहर जाता ही नहीं। उसके बाद बोलेगा ठीक है सर, आप ऐसा करो 2 दिन के लिए इसको रेंट पे दे दो, मैं लेके जाता हूँ। बोला 10,000 रुपये लगेंगे। बोला ठीक है यार, 10,000 भी ले ले। उसके बाद बोला ले जाओ। और उसको लेके कैसे जाए? रस्सी बांध के गले में खींच रहा है, पता चला किसान को उठा के पटक दिया। नहीं, बोला ट्रक में लेके चलते हैं यार, 2 किलोमीटर पैदल पैदल जाएगा, कैसे चलेगा? ट्रक वाले जा रहे हैं तो वो ट्रक में चढ़ नहीं रहा है। जैसे तैसे उसको पकड़ के ले आया, पर मेटिंग नहीं कर रहा। अब तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है नॉर्मल मेटिंग में। क्या आ सकती है? ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है किसमें? नॉर्मल मेटिंग में। इसलिए नॉर्मल मेटिंग नहीं कराते हैं और ये कंट्रोल ब्रीडिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? कंट्रोल ब्रीडिंग कराते हैं। अब इसके अंदर अपन नॉर्मल एनिमल्स को मेट नहीं कराएंगे, जैसे मेल फीमेल को मेट नहीं कराएंगे। तो आजकल आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो डेयरी फार्म्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मल मेटिंग नहीं कराते हैं। वो मेल एनिमल का सीमेन कलेक्ट करते हैं और उसको फ्रीज करके रख देते हैं। वो क्या करते हैं, 2-4 बढ़िया क्वालिटी के मेल एनिमल्स भी रखते हैं और उनका सीमेन निकाल करके इसको फ्रीज करके रख देते हैं। तो या तो इसको डीप फ्रीज में रख दो या फिर इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रख दो, एकदम ये प्रिजर्व हो जाता है। तो ऐसे में ही क्या करते हैं, मेल एनिमल का सीमन निकाल करके उसको स्टोर कर लेते हैं। और जिस फीमेल एनिमल को फर्टिलाइज करवाना होता है तो सीमेन की एक थोड़ी सी क्वांटिटी ये निकालते हैं और एक इंजेक्शन के आगे एक प्लास्टिक की ट्यूब लगाते हैं। इंजेक्शन के आगे क्या लगाते हैं? प्लास्टिक की ट्यूब लगाते हैं और उस इंजेक्शन से सीधा ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके अंदर अपन ने मेटिंग नहीं कराई, मेल एनिमल का सीमन डायरेक्टली फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके अंदर अपन ने जो मेल एनिमल सेलेक्ट किया था बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का सेलेक्ट करेंगे या नहीं?
डिजीज फ्री वेराइटी सेलेक्ट करेंगे या नहीं? अरे क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में भी एसटीआई होते हैं तो एनिमल्स भी होते हैं। तो अगर अपन ये कंट्रोल ब्रीडिंग कराएंगे तो बताओ एनिमल में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस बढ़ेंगे या खत्म हो जाएंगे? तो इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। नॉर्मल मेटिंग में जो हमें जितनी भी एक्सरसाइज करनी पड़ रही थी वो कुछ नहीं करनी पड़ रही है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बताइए नॉर्मल मेटिंग कराएंगे या नहीं? नहीं कराएंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल एनिमल जिसको आपने पेरेंट की तरह सेलेक्ट किया है उसका सीमन लेंगे, और सीमेन को इमीडिएटली भी यूज कर सकते हो, सारा सीमेन एक बार में नहीं, उसका थोड़ा पार्ट बोला था मैंने। अब इसका एक फायदा और है, एक ही मेल एनिमल के सीमेन से आप 4-5 फीमेल एनिमल्स को फर्टिलाइज करा रहे हो, तो इसका बेनिफिट भी है ना। एक मेल के सीमेन में जैसे मान लो नॉर्मल मेटिंग होती तो सारा सीमेन एक ही फीमेल में ट्रांसफर हो जाता, लेकिन अब उस एक मेल एनिमल के सीमेन से आप कई सारे फीमेल एनिमल्स को फर्टिलाइज करवा सकते हो, तो ये फायदा भी है। तो या तो सीमेन इमीडिएटली यूज कर लो या मैंने आपसे कहा था फ्रोजन कर दो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको फ्रोजन करके उसको आगे मतलब भविष्य में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रिजर्व हो जाएगा, उसमें स्पर्म जिंदा रहेंगे। तो ये चीज यहाँ पर है। उसके बाद अब सब क्या करें, तो अब इसको इंजेक्ट करें कहां पर, जो भी फीमेल जिसको फर्टिलाइज कराना है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्शन से इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। बताइए नॉर्मल मेटिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आई या नहीं आई? नहीं आई। तो एक तो ये जो पॉइंट है इनको अंडरलाइन कर लो मॉड्यूल में। और एक ये लाइन देखो यहाँ नीचे लिख रही है, इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग आर कैरिड। हमने प्योर हॉलिस्टीन वाले बुल से फर्टिलाइज भी करा दिया और नॉर्मल मेटिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी नहीं आई। तो अगर आपसे पूछा जाए नीट में कि विच मेथड इज यूज टू ओवरकम द नॉर्मल मेटिंग प्रॉब्लम्स, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अपन नॉर्मल मेटिंग कराएंगे या नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो क्या करेंगे, मेल एनिमल का सीमेन कलेक्ट करके उसको या तो इमीडिएटली यूज कर लो या फिर फ्रीज करके भी रखा जा सकता है, और फिर जो ब्रीडर है वो उसको फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर कर देगा। तो नॉर्मल मेटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो हमने किससे दूर कर ली, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। अब इसके अंदर जो किसान कोटा में हॉलिस्टीन पाल रहा है ना उसको मेल पालने की जरूरत नहीं है, वो सीमेन सीधा मंगा भी सकता है। तो ऐसे में एक तो मेल एनिमल पालने का खर्चा बच जाएगा, नॉर्मल मेटिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो जाएगी, डिजायरेबल क्वालिटी का एनिमल मिल रहा है आपको। इसके अलावा एसटीआई वगैरह होने के चांसेस भी नील हो गए हैं। तो ये सारे फायदे किसके होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के। अब कितने ब्रीडिंग मेथड पढ़ लिए, 5 या 4 या 6? फर्स्ट कौन सा पढ़ा, इनब्रीडिंग, सेकंड आउट क्रॉसिंग, थर्ड, फोर्थ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और फिफ्थ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। थोड़े बहुत याद है या नहीं? क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। चलो जी, और अब कितनी घंटे की क्लास रहती? अभी तो है ना टाइम, 1 बजे तक चलेगी ना? मतलब अगला मेथड नहीं पढ़ा है अभी, मॉइट मेथड नेक्स्ट टाइम पर। चलो जी।